नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? कक्षा 6 में विषय हिंदी में इकाई 2 जो कविता है, जिसका अध्ययन हमने किया था। एक जगत एक लोक। आपको काव्य का गायन भी आ गया होगा। कविता में हमने देखा कि यह संसार बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है, इसीलिए सब भाई भाई है। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। तो बच्चों, हम सब इस कविता से क्या सीखे कि सभी के लिए जो प्रकृति के तत्व है वह एक समान है। सूर्य की रोशनी, चंद्र की चांदनी, हवा, पानी सब एक समान है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की रचना भी एक समान है। हम सबके लहू का रंग भी एक समान ही लाल है। तो इस तरह कविता में विश्व बंधुत्व की भावना सब में एक समान प्रकट हो, यह बताया गया है। तो अभ्यास तो हमने देखा था, तो आगे हम देखेंगे स्वाध्याय, जिसमें आपको प्रश्न दिया गया है। एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? जिसका उत्तर है कि इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। 5 ही प्रकृति के तत्व हैं। काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? दूसरा प्रश्न है, तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसीलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। प्रश्न 3 है, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? यानी कि एक जगत एक लोक के अलावा आप यदि और कोई शीर्षक देना चाहेंगे तो कौन सा देंगे? एक विश्व, एक धरा, हम सब विश्व बंधु, ये सभी शीर्षक आप दे सकते हैं। प्रश्न 4 है, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? क्योंकि हम सबको पता है कि सभी नदियाँ हैं वह अलग अलग जगह से बहती है, लेकिन सबका पानी एक समान है। तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। आगे आपको दिया गया है प्रश्न 2, जो है विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको एक सुंदर सा घेरा भी दिया गया है, जिसमें शब्द और शब्द के विलोम शब्द भी दिए गए हैं, जो सिर्फ आपको ढूंढने हैं। तो सबसे पहला उदाहरण आपको दिया गया है, पास तो दूर, उसी तरह चेतन तो जड़, जीवन तो मृत्यु, स्वामी का विलोम होगा दास, प्रकाश यानी कि अंधकार। और उसके नीचे आपको एक उदाहरण दिया है, यानी कि जो शब्द आपने विलोम बनाए हैं उसके वाक्य बनाकर आपको लिखने हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया है एक, मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। और बाकी के जो शब्द है उसके वाक्य इस तरह है, जैसे कि शुभ, तो विजयादशमी का दिन सबके लिए शुभ दिन है। अशुभ, कल का दिन आपके लिए अशुभ था। चेतन, वृक्षों में भी चेतन है। जड़, वनस्पति जड़ नहीं है। जीवन, औषधियाँ हमें जीवन देती है। तो जीवन का विलोम क्या है? मृत्यु, तो औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी, ईश्वर सबका स्वामी है, तो उसका विलोम है दास। वाक्य है, वह किसी का दास नहीं है। अंतिम है प्रकाश,
सूर्य हमें प्रकाश देता है। अंधकार, दीपक अंधकार का नाश करता है। तो आपको इसी तरह से और कोई अच्छा वाक्य यदि आपको लगे तो आप वह भी बनाकर लिख सकते हैं। आगे है आपको प्रश्न 3, जो है समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, आना जाना। फिर नीचे शब्द दिए हैं, सुनकर, मेहरबान, सेठानी, बागबान, जेठानी, पढ़कर। तो उत्तर भी उसी में ही दिया गया है। जैसे सुनकर, तो सुनकर जैसा ही दूसरा यानी कि पीछे के जो शब्द है वह समान उच्चार के हो, उसे समान प्रास वाले शब्द कहते हैं। जैसे कि सुनकर तो कौन सा शब्द है, पढ़कर। तो आप देख सकते हैं दोनों में पीछे कर है। उसी तरह मेहरबान, तो उसके जैसा ही दूसरा शब्द कौन सा है उच्चार में, बागबान। सेठानी जैसा ही दूसरा उच्चार का शब्द है जेठानी। तो आपको यह शब्द भी अपनी नोट में लिखने हैं। आगे है प्रश्न 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर भावार्थ दिया गया है और उस भावार्थ को पढ़कर आपको काव्य में यह भावार्थ कौन सी पंक्ति में व्यक्त होता है वह आपको बताना है। जैसे कि पहला है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो यह पंक्ति कौन सी है जिसमें यह भाव बताया गया है? तो एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। दूसरा है, क्षमता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो यह भाव दर्शाने वाली पंक्तियाँ हैं, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। आगे है प्रश्न 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। आपको एक कोष्टक दिया है जिसमें समानार्थी शब्द के उत्तर दिए हुए हैं। एक शब्द के 2 से 3 उत्तर है, तो आपको वह ढूंढने हैं और लिखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है। पहला है लोक, तो जिसका पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द होगा विश्व और दुनिया। ये दोनों शब्द आपको कोष्टक में दिए गए हैं। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। निशान, चिन्ह, संज्ञा। हाथ, हस्त, पानी। अंबर, आकाश, आसमान और गगन। 3 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। तो यदि हो सके तो कोष्टक भी बनाइए और फिर समानार्थी शब्द लिखिए और आगे है उसके वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर मैंने आपको वाक्य भी दिए हैं कि पहला उदाहरण है हाथ, जिसका समानार्थी है पानी। उदाहरण है, सीता ने पानी से पानी पिया, यानी कि सीता ने हाथ से पानी पिया। फिर है विश्व, सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। सम्मान, जिसका वाक्य है हम बड़ों का सम्मान करें। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त, हस्त की शोभा दान है। पानी, सीता ने पानी से पानी पिया। आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान, आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। तो इस तरह आपको यदि इससे भी कोई और वाक्य याद आए तो आप वह भी लिख सकते हैं। तो यह आपको वाक्य अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों से लिखना है। आगे है, नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहली लाइन में है कमल। कमल को हमें संज्ञा के रूप में
उपयोग करना है। जैसे कि तालाब में कमल खिले हैं, उसी तरह आपको उदाहरण के रूप में फूल भी दिया है। तो यह फूल सुंदर है। फूल है वह संज्ञा है और सुंदर है वह उसका विशेषण है। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। उसी तरह आपको भारत, जो लाल लाइन से घेरा किया हुआ है, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। तो यह भी नोटबुक में लिखे। आगे आपको दी गई है भाषा सजता, जिसमें आप एक सुंदर सा चित्र देख सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ वाक्य भी नीचे दिए गए हैं। उन वाक्यों को हम पढ़ते हैं। कौन कौन से वाक्य हैं? तो लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षिका ने पूछा। दूसरा है, वाह गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। तीसरा है, किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना ज़रूर सिखाऊंगा। चौथा वाक्य है, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ़ है? तो आप देख सकते हैं कि इन सभी वाक्यों में कुछ चिन्हों का उपयोग किया गया है। जब सबसे पहले वाक्य में एक प्रश्नार्थ चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह और वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम। उसी तरह दूसरे वाक्य में वाह के बाद कौन सा चिन्ह है? तो उद्गार चिन्ह, क्योंकि गुड़िया सुंदर है, देखकर ही हमें अच्छी लग गई, तो इसके लिए हमारे मुंह से कौन सा शब्द निकल गया? तो वाह। तो इसी तरह आप तीसरे वाक्य में भी अल्प विराम, पूर्ण विराम और चौथे वाक्य में भी अल्प विराम और प्रश्नार्थ चिन्ह देख सकते हैं। तो वाक्य में जब ऐसे चिन्हों का उपयोग होता है तो उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाली लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आपको विराम चिन्ह की ये जो व्याख्या दी गई है वह अच्छी तरह से याद करनी है, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आगे है इतना जानिए। यहाँ पर आपको अलग अलग चिन्हों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है पूर्ण विराम, जिसमें इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। इसका प्रयोग कब होता है? तो वाक्य पूर्ण होने पर होता है। उसके दो उदाहरण भी आपको दिए हैं। क्या है? मोहन ने पत्र लिखा, सीता स्कूल नहीं गई। तो यह वाक्य पूर्ण होता है, इसीलिए इन वाक्यों के पीछे पूर्ण विराम लगाया जाता है। आगे है अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोमा। उसकी निशानी भी आपको यानी कि चिन्ह भी दिया गया है। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। यानी कि कोई वाक्य बोलते समय जब हम रुकते हैं, उदाहरण आपको दिया है, राम, सीता और मोहन घर गए। तो आप देख सकते हैं राम और सीता बोलते समय हम रुकते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पर अल्प विराम है। उसी तरह दूसरा उदाहरण है, रोको मत, जाने दो। उसके पीछे चिन्ह दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और उसकी निशानी भी आपको दी गई है। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं और जब वह हमें उसका उत्तर देते हैं, तब हमने जो पूछा है उस वाक्य के पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह लगता है। जैसे कि क्या तुम विद्यालय गए थे? तुम क्या करते हो? तो दोनों में आप देख सकते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर सामने वाली व्यक्ति देगी। उसके आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशंस, जिसका चिन्ह भी आपको दिया गया है। तो इस चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो जब आश्चर्य, द्रुणा, सुख दुख आदि भावों को
प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा। तो जैसे ऐसे वाक्य का यानी कि ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तब उसके पीछे उद्गार चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। यानी कि कोई विद्यार्थी है जब वह परीक्षा में फर्स्ट नंबर पर आता है तो तब हम कहते हैं कि वाह, इतने अच्छे मार्क के साथ वह पास हो गया। आगे है अरे, क्या हो गया। यानी कि किसी को कुछ हुआ है तो हमें आश्चर्य होता है कि अरे, अभी तो वह अच्छा था, तो इतनी देर में उसे क्या हो गया। आगे है योजक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइफन, जिसका चिन्ह भी एक रेखाखंड जैसा है। योजक चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे कि दोनों शब्द जब हम बोलते हैं सुख दुख, तो दोनों एक समान है, तो बीच में योजक चिन्ह की निशानी होगी। माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, तो ऐसे सामासिक शब्द जब होते हैं तब उनके बीच योजक चिन्ह की निशानी लगाई जाती है। उदाहरण के रूप में आपको दिया गया है, सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। दूसरा है माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। आगे है निर्देश चिन्ह यानी कि डैश, तो यह भी आपको इसके जो चिन्ह है वह योजक चिन्ह जैसा ही आपको लगेगा, लेकिन वह अलग है उसका निर्देश। कि जब हमें निर्देश चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मोहन ने अपने मित्रों, फिर आप देख सकते हैं कि निर्देश चिन्ह की निशानी है, तो उन्हें मोहन ने अपने मित्रों की ओर इशारा किया, जैसे कि राकेश आकाश अविनाश से रुपये मांगे। उदाहरण के तौर पर ग्राहक, तो ग्राहक फिर निर्देश चिन्ह है, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। यानी कि ग्राहक है वह दुकानदार से पूछता है, तब बीच में निर्देश करता है, यानी कि वह पुस्तक दिखा रहा है, तब निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है। दुकानदार, यह 25 रुपये की है। यानी कि दुकानदार ने भी पुस्तक की कीमत बताते हुए कहा कि यह 25 रुपये की है। तो जब किसी का निर्देश करते हैं, जब हम चीज़ वस्तु किसी का भी, तब निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, जिसका चिन्ह भी आपको दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। जैसे कि अध्ययन, तो उसका अर्थ क्या है? पढ़ना, तो वह कोष्टक में लिखा है, तो हर क्षेत्र में लाभ देता है। विरुद्धार्थी यानी कि उसका अर्थ क्या है? विलोम शब्द लिखिए, तो जब किसी शब्द का हमें अर्थ स्पष्ट करना है तो उसी शब्द को जब हम कोष्टक में लिखते हैं तब उसमें कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे आपको दिया गया है अवतरण चिन्ह, जिसके 2 प्रकार बताए हैं, इकहरा और दोहरा। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे कि समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी, तो आप देख सकते हैं कि समझदार नन्ही इकाई का नाम है, तो उसको सिंगल अवतरण चिन्ह में लिखा गया है, और उसके लेखक है उसको आगे निर्देश चिन्ह किया गया है, और अंत में पूर्ण विराम। उसी तरह सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम, तो उनका उपनाम क्या है? निराला है, तो निराला जो शब्द है उसके ऊपर आप इकहरा चिन्ह देख सकते हैं। आगे है दोहरा, तो दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी ने कुछ वाक्य किया है
उसी वाक्य को उसी के रूप में जब हम बोलते हैं तब दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो यह वाक्य किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने। तो इस वाक्य को हमें दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखना होता है। उसी तरह शास्त्री जी ने नारा दिया, कौन सा? तो जय जवान जय किसान। तो इस नारे को हम दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। तो बच्चों, आप सबको सभी विराम चिन्हों के बारे में मैंने बताया, तो इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। और आपको विराम चिन्ह पूर्ण होने के बाद एक प्रश्न भी दिया गया है 8वां, कि वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यह 4 वाक्य आपको दिए हैं, इसके उत्तर मैं नहीं दूंगी क्योंकि आपने सभी विराम चिन्ह अच्छी तरह ध्यान से पढ़े हैं और समझ में भी आए होंगे। तो इन चारों वाक्यों के उत्तर आप खुद लिखेंगे। यह पूरी भाषा सजता आपको अपनी नोट में लिखनी है। उसके बाद एक योग्य विस्तार आपको दिया गया है, जिसमें एक सुंदर सा चित्र दिया गया है। तो चित्र में रंग भरने हैं और जब आप अपने मित्रों के साथ इकट्ठे होते हैं तब आप प्रकृति के बारे में चर्चा भी करेंगे। यह कार्य आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। तो अच्छी तरह से इस चित्र में आपको रंग भरने हैं। उसके बाद आपको एक कविता दी गई है कि निम्नलिखित कविता का गान कीजिए। तो सबकी दुनिया एक कविता का शीर्षक है। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, और पवन है सबका एक। है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। तो यह कविता की रचना किसने की है? तो इस कविता की रचना की है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो आपको यह कविता अपनी नोट में लिखनी है और इस कविता की जो कवि है उसका नाम भी आपको याद रखना है। जैसे कि सबकी दुनिया एक कविता की रचना किसने की है? तो आपको पता होना चाहिए कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। आगे है गृह कार्य। तो गृह कार्य में आप क्या लिखेंगे? तो अभ्यास का तो मैंने आपको बता दिया था। स्वाध्याय में प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5 और 6 जो साथ में ही है, आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं और उसके वाक्य भी बनाने हैं। और प्रश्न 7 और अंत में आप लिखेंगे भाषा सजता। भाषा सजता आप इकाई में ही लिखेंगे, उसका कोई अलग विभाग नहीं बनाना है। तो चलो बच्चों, अस्तु।